हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज ऑन लॉजिकल रीजनिंग। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं गाइस जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसी तरह के सिमिलर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जहां से बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, मेक श्योर आप आराम से पूरी क्लास देखिए एंड तक। हम समझेंगे लॉजिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज। दिस इज अबाउट मी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया है। गाइस हमने टेलीग्राम पे आपको फ्री में क्विज भी करवाते रहते हैं, तो वहां पे आप क्विज के थ्रू प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। क्लासेस के लिंक भी मैं शेयर करता हूं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे। इन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, तो मेक श्योर आप हमें आप जरूर फॉलो करें। गाइस इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं बता दूं आज क्लास नंबर 6 है। मैं इससे पहले 5 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की यूनिट वाइज, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इसी तरीके से। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। तो आप स्टार्टिंग से इन सभी क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। आप सभी यूनिट्स की जो प्रैक्टिस है वो आराम से इस सीरीज से कर पाएंगे। गाइस इससे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने एक शॉर्ट टर्म का सुपर फास्ट रिवीजन बैच स्टार्ट किया है 20 डेज के लिए, जिसकी फीस ओनली 999 है। इसमें कंप्लीट कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कंप्लीट 10 यूनिट्स आप मिनिमम टाइम में फिनिश कर लेंगे। इसके अलावा एक 30 डेज का कोर्स अवेलेबल है जिसकी कोई फीस ओनली 1499 है। इन दोनों कोर्सेज में डिफरेंस ये है कि इसमें 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द कोर्स, और जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं, केवल एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स और पीडीएफ नोट्स हैं। तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, जिसमें भी आप चाहें इसमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम टाइम में आपका कंप्लीट कंटेंट फिनिश हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। पेपर 1 के अलावा कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस भी अवेलेबल है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। जून के अलावा दिसंबर 2026 के भी हमने 6 मंथ वाले कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप उसमें भी इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। तो चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज, if Delhi is coded as EFMIJ, then India is coded। तो इंडिया को किस तरीके से कोड किया जाएगा। अब गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली अगर हमें अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कोड करना है, कई बार ऐसा होता है कि अल्फाबेट को नंबर में कोड करना होता है, 1 2 3 5 इस तरीके से नंबर गिवन होते हैं, तब हमें इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। प्लेस वैल्यू आपको पता है ना, जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 है, बी की प्लेस वैल्यू 2 है, सी की प्लेस वैल्यू 3, इस तरीके से आगे प्लेस वैल्यू चलती रहती है। तो प्लेस वैल्यूज जो है आपको सारी की सारी याद कर लेनी है जेड तक। और अगर आपका कोडिफिकेशन अल्फाबेट से अल्फाबेट के अंदर ही हुआ है, तो फिर ऐसे में आपको यहाँ पर अल्फाबेट को ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें क्या जो अल्फाबेट है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पे ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा आप लोग भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और मुझे वीडियो के एंड में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन जो है स्कोर किए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही निकले हैं। तो आप भी साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, साथ साथ आप भी सॉल्व करते रहिए। देखो ए बी सी डी, डी के बाद ई आता है, तो इन्होंने अगला जो अल्फाबेट है उन्होंने ई डाला है। ई के बाद एफ आता है, तो ई के बाद अगला एफ डाला है। एल के बाद एम आता है, एच के बाद आई आता है, और आई के बाद फिर आता है जे। मतलब यहाँ पर कोडिफिकेशन इस तरीके से हुआ है कि जो भी नेक्स्ट अल्फाबेट है उसको हमें लिखते जाना है और आपका कोडिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे, तो यहाँ पर आई की जगह क्या रखेंगे, हम जे रखेंगे। एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है, एन के बाद आएगा ओ, तो ओ आ जाएगा, ठीक है। डी के बाद क्या आता है, ए बी सी डी, डी के बाद आता है ई, ठीक है। आई के बाद आता है जे, और ए के बाद आता है बी, तो ये हो जाएगा जे ओ ई जे बी, जे ओ ई जे बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है इसका आंसर निकलेगा। अब मैंने आपको बता दिया है पहले ही कि अगर अल्फाबेट को अल्फाबेट में ही कोड किया गया है, तो फिर आप देखना कि यहाँ पर अल्फाबेट को किस तरीके से अरेंज किया गया आगे पीछे करके, ठीक है। और अगर यहाँ पर जो अल्फाबेट है वो नंबर में कोडिंग कर रखी है, फिर आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी जरूरी है, उनकी कैलकुलेशन करके ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो गाइस कुछ इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 मीटर, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सी डायरेक्शन में आ चुका है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर से मुड़कर 5 मीटर चलता है, और फिर दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से किस दिशा में आए।
तो गाइस देखो इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, अगर आप इसमें थोड़ा सा भी लॉजिकली सोचेंगे और करेंगे इसको ट्राई तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो गाइस देखो सबसे पहले हम देखेंगे, एक एक करके सॉल्व करना होता है इसको, मतलब एक एक लाइन सॉल्व करनी होती है। सबसे पहली लाइन क्या बोली जा रही है, अ पर्सन वॉक्स 10 मीटर इन नॉर्थ। तो सपोज करो पर्सन यहाँ पे, और पहले ना पहले पहले डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ इधर, ईस्ट इधर होता है और वेस्ट इधर होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। 10 मीटर नॉर्थ में गया, यहाँ पे था 10 मीटर गया नॉर्थ में, ठीक है, 10 कितना मीटर गया, 10 मीटर उत्तर की दिशा में गया वो, ठीक है। देन टर्न्स राइट, अब अगर आप इस दिशा में जा रहे हो उसका मतलब राइट आपका इधर होगा, 5 मीटर गया है वो किधर, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। देन टर्न्स राइट, दोबारा से उसने दाईं ओर मुड़ा, फिर से दाईं ओर मुड़ा है वो, इसका मतलब दोबारा से इधर मुड़ा, कितना 10 मीटर। अब 10 मीटर आएगा तो दोबारा से वहीं आ गया जहां चला था, मतलब उतनी डिस्टेंस उसने कवर करी है। अब बोला जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब गाइस देखो क्वेश्चन पता है आसान है, लेकिन गलती पता है एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि उन्होंने बस ये पढ़ा कि किस डायरेक्शन में है वो, बस ये बताना है। अब डायरेक्शन में तो अगर देखा जाए जो उसका फेस है वो साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे साउथ होता है, साउथ डायरेक्शन में, तो बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से साउथ लाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, बस यही गलती होती है, यहीं पे गलती कर बैठोगे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहां से अगर देखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में है ये बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो अगर आप यहां से देखोगे तो वो इस डायरेक्शन में खड़ा है, मतलब यहां पे खड़ा है, और ये डायरेक्शन कौन सी है, अगर हम यहां से देखेंगे ये डायरेक्शन कौन सी, इधर की तरफ, ये आती है ईस्ट। इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी जो है पूरब विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरह की गलती से आपको बचना है, मैंने आपको समझा दिया है। एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना कि लिखा क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, ठीक है गाइस। समझ में आ गया, ईस्ट समझ में आ गया। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अ मैन सेज शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी कहता है वह मेरे दादाजी की इकलौते बेटे की बेटी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो आप अपने आप को वो मैन मान लो, आप अपने आप को ही समझ लो कि वो मैं ही हूं जो कह रहा हूं, और अगर आप ही कह रहे हो ये बात तो सोच के देखो क्या होगा। अगर आप ये बात कह रहे हो कि जो आपके दादाजी हैं, आपके जो दादाजी हैं उनका इकलौता बेटा, मतलब आपके पिताजी हो गए, आपके दादाजी जो अमैन है वो क्या है, आप हो, आप अपने आप को कंसिडर करो, आप हो मिस्टर एक्स, ठीक है। आपके दादाजी का इकलौता बेटा मतलब आपके पिताजी, और उनकी बेटी, तो वो आपकी क्या लगेगी, आपके पिताजी की बेटी क्या लगेगी, आपकी बहन लगेगी ना, तो सिस्टर विल बी द राइट आंसर, बहन लगेगी, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो कई बार इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, कई बार हमें ट्री बनाना पड़ता है कि ग्रैंडफादर है, फिर उनके बेटे हैं सन, फिर उनका सन का बेटा जो है डॉटर है उनकी, और अगर आप एक्स हो तो फिर डॉटर सिस्टर, आप जो है उसके सिस्टर के अलावा, इस तरीके से आप ट्री बना के भी कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन सिंपल है और अगर आप अपने आप को इमेजिन करोगे इस सिचुएशन में तो आंसर आप ऐसे डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है, बाकी ट्री बना के करोगे, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन गिवन है तो ट्री बना के करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Raj traveled from a point X straight to Y at a distance of 80 meter. He turned right and walked 50 meter, then again turned right and walked 70 meter. Finally, he turned right and walked 50 meter. How far is he from the starting point? Starting point से वो कितनी दूरी पर है? नीचे क्वेश्चन हिंदी में भी गिवन है, आप चाहे हिंदी में पढ़ सकते हो, आसान क्वेश्चन है। चलो ऐसे इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि राज ने ट्रेवल किया, पॉइंट एक्स से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट एक्स स्ट्रेट टू वाई एट ए डिस्टेंस 80 मीटर। एक पॉइंट एक्स सपोज करो ये मान लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी दिशा में चले जाओ, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है कि किस दिशा में जाना है, 80 मीटर जाना है, तो सपोज करो मैं इस दिशा में चला गया, 80 मीटर कितना गया, 80 मीटर में चला गया, ठीक है भाई, चला गया 80 मीटर। ही टर्न राइट, अब आपको राइट लेना है और 50 मीटर जाना है, तो 80 से तो 50 कम ही होगा, तो हम इतना ले लेते हैं अंदाजे से, अंदाजा ले लो 50 मीटर गया वो यहाँ तक। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर, अब दोबारा राइट लिया और वो 70 मीटर आ गया। अब 70 मीटर का मतलब क्या है कि अगर ये 80 मीटर है, ये वाली लाइन 80 मीटर है, तो 70 मतलब इससे कम ही होगी, यहीं पे रुक जाता है वो, इस जगह पे रुक गया वो 70 मीटर चल के, ठीक है। आगे देखते हैं, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर। अब दोबारा उसने टर्न लिया और राइट में चला गया, 50 मीटर मतलब 50 मीटर ये था, ये भी 50 मीटर, उतना इक्विवेलेंट ही होगा। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है, तो इजी क्वेश्चन है। यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 70 मीटर है, इसका मतलब है जो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस बन रहा है वो इसके माइनस कर देंगे, 80 में 70 जाएगा तो कितना जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा, है ना। सो आंसर विल बी 10 मीटर, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ में आ गया गाइस, इजी क्वेश्चन है।
देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना रखा है कि भाई स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट एक्स से चलना स्टार्ट किया, 80 मीटर गया, फिर 50 मीटर गया राइट लेकर के, फिर राइट लेकर के 70 मीटर आता है, फिर राइट लेकर के वो 50 मीटर जाता है। अब जो ये डिस्टेंस हो जाएगी यानी 80 माइनस 70 करोगे तो वो वाली डिस्टेंस निकल के आ जाएगी, यानी कि 10 मीटर की डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आसान होते हैं, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ ए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन डिसाइड। किसी श्रेणीबद्ध प्रतिज्ञाप्ति यानी कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की मात्रा और गुण क्या क्या तय करते हैं, क्या तय करते हैं। तो गाइस दैट द आंसर इज मूड। अब गाइस देखो, मूड एंड फिगर एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत इजी है गाइस, बिलीव मी, बहुत ही आसान टॉपिक है। मतलब अगर आप अपनी लाइफ के 20 से 25 मिनट अगर आप इस टॉपिक को समझने में दे देते हो तो गाइस बिलीव मी, अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर बहुत ही इजीली करके आओगे। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता है, इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी क्लास ले रखी है, लॉजिकल रीजनिंग की। हमारी रिवीजन सीरीज 3.0 की क्लास नंबर 6 है ये। तो यहाँ पर मैंने आप देखेंगे फॉलिसी भी पढ़ा रखा है, इंडियन लॉजिक पढ़ा रखा है, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पढ़ा रखा है। इनफैक्ट मैंने इसी क्लास के अंदर मूड एंड फिगर भी पढ़ा रखा है। एक ही क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है। छोटी सी क्लास है, ऐसा नहीं बहुत लंबी क्लास हो, आई थिंक 40 मिनट के आसपास की क्लास है, 40 से 50 मिनट की क्लास मिलेगी आपको ये। इसी क्लास के अंदर सब कुछ पढ़ा रखा है। तो गाइज देखो, अगर आपको मूड एंड फिगर समझना है, आसान भाषा में समझना है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिए। ये जो रिवीजन सीरीज 3.0 है, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी क्लास नंबर 6 देख लेना आप। ठीक है, तो इस क्लास को देख भर लेने से ही आपका मूड एंड फिगर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन। इसमें से कौन से जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशन है, इनमें से कौन से कथन एक दूसरे के विरोधी हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अब ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेना है, क्योंकि जब आप बना लोगे ना एग्जाम में बैठ करके इस तरीके से स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लो फटाफट से और उसको नोट डाउन कर लो इस तरीके से जो स्टेटमेंट्स होती हैं, तो ऐसे में क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलो गाइस एक बार यहाँ पे आप क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। ऑल जजेस आर लॉयर, सम जजेस आर लॉयर्स, नो लॉयर्स आर जजेस, सम जजेस आर नॉट लॉयर्स एंड सम लॉयर्स आर नॉट जजेस। अब कॉन्ट्राडिक्टरी बोला जा रहा है। अब गाइस देखो, जब कॉन्ट्राडिक्टरी की बात होती है तो कौन कौन सी स्टेटमेंट होती है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं वो ये वाली स्टेटमेंट होती हैं, या तो ए का रिलेशन बता दें हम ओ के साथ तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, या ई का रिलेशन बना दें हम आई के साथ तो भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ठीक है, तो ए का रिलेशन ओ के साथ मतलब वो वाली स्टेटमेंट जो कि इस तरह से हो, जैसे ऑल एस आर पी और सम एस आर नॉट पी, अगर ये स्टेटमेंट है तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएंगी। नो एस इज पी एंड सम एस इज पी, तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाएंगी। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुछ भी नहीं है, नो एस इज पी मतलब एंड जो एस है वो कुछ भी पी का हिस्सा नहीं है, जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि सम पार्ट पी का हिस्सा है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। ऐसे यहाँ बोला जा रहा है ऑल एस आर पी मतलब जो एस है सारे के सारे पी हैं, जबकि यहाँ बोला जा रहा है कि सम एस आर नॉट पी, जबकि कुछ जो है एस पी नहीं है। तो यहाँ पर ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी कहलाते हैं। अब गाइस हम देख लेते हैं स्टेटमेंट्स। देखो, ऑल जजेस आर लॉयर्स, सारे बोल रहे जा रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ऑल मैं ये लिख दूं सम जजेस आर नॉट लॉयर्स, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। तो इसी का देख लो, सम जजेस आर नॉट लॉयर्स, यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट जो है इसकी क्या है, ये ए के कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी। ए की डी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, यहाँ पर सम जजेस आर लॉयर्स तो मिल गया मुझे, लेकिन इसका अपोजिट नहीं मिल रहा है। देखो सम जजेस आर लॉयर लिखा हुआ है ना, ये किस में आएगा, ये आएगा इसमें, सम जजेस आर लॉयर। तो इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सी होगी, नो जजेस आर लॉयर, मतलब स्टेटमेंट में ऊपर होना चाहिए नो जजेस आर लॉयर। देखते हैं कहीं है नो जजेस आर लॉयर, कहीं भी नहीं है। देखो एक ही जगह नो है, नो जजेस आर लॉयर्स होना चाहिए था, लेकिन ये लिखा हुआ है नो लॉयर्स आर जजेस, तो ये स्टेटमेंट इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि एक और डी ही जो है वो आपकी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कहलाएंगी। तो गाइज देखो, इस तरह में यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन गाइज मैं बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप फटाफट से आप अपने रफ पेज पे एक स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बना लेना। वैसे तो आपको याद ही होगा, ये अच्छे से याद होगा, आपके माइंड में छपा हुआ है, लेकिन फिर भी एज ए प्रिकॉशन कि क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आते हुए भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, प्लस 2 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप सही क्वेश्चन करेंगे। तो इसलिए आप फटाफट से बना लोगे, हार्डली 30 सेकंड का टाइम लगेगा, इससे भी कम टाइम में बन जाएगा ये। और बना करके उसके बाद फिर स्टेटमेंट रख करके चेक कर लो कि कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है, कौन सी। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताओ स्टेटमेंट कौन सी कॉन्ट्रेरी है, तो ये स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रेरी है। पूछेंगे कई बार बताओ सब कॉन्ट्रेरी कौन सी है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपस में सब कॉन्ट्रेरी है, ये आपस में सब ऑल्टरनेशन है ना। तो इस तरह से जो है, अगर आपने एक बार बना लिया, इसको याद कर लिया, बना लिया एग्जाम में, तो आप आराम से इसके बाद की क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट टॉपर्स स्टडी 4 to 14 12 से 14 घंटे जो है स्टडी करते हैं डेली। यूजीसी नेट टॉपर्स जो होते हैं
देयरफॉर एनीवन हु स्टडीज 12 से 14 घंटे विल बिकम ए यूजीसी टॉपर। इसका मतलब है कि अगर आप डेली 12 से 14 घंटे स्टडी करते हो तो आप यूजीसी नेट टॉपर बन जाओगे। क्या ये बात सही है? कौन सी पॉलिसी यहाँ पर यूज की जा रही है? तो यहाँ पर फॉल्स कॉज है, हैस्टी जनरलाइजेशन है, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट या फिर कंपोजिशन पॉलिसी है। तो गाइस देखो, जब भी एक पर्टिकुलर बात को या आप कह सकते हो कि एक लिमिटेड ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज कर दिया पूरी पॉपुलेशन के लिए, तो वो क्या कहलाता है? हैस्टी जनरलाइजेशन कहलाता है ना? जल्दबाजी में सामान्यकरण। तो ये जल्दबाजी में किया हुआ सामान्यकरण कहलाएगा, क्योंकि यूजीसी जो टॉपर है तो 12 से 14 घंटे तो पढ़ते हैं, लेकिन जो भी 12 से 14 घंटे पढ़ेगा वो यूजीसी टॉपर बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और जबकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ऐसा होगा, तो वो चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हैस्टी जनरलाइजेशन किया जा रहा है। कुछ स्पेसिफिक केस में ऐसा हो सकता है कि 12 से 14 घंटे पढ़ने वाले यूजीसी टॉपर बन जाए, लेकिन सभी केसेस में ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि गलत जनरलाइजेशन है। आप कुछ ऑब्जर्वेशन को, कुछ 2-4 बच्चों को जिन्होंने 12 से 14 घंटे स्टडी करके टॉपर बन गए, आप सबको नहीं कह सकते कि 10 लाख बच्चे जो हैं सबके सब 12 से 14 घंटे की पढ़ाई करो और सबके सब टॉपर बन जाओगे, वैसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हैस्टी जनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब पॉलिसी जो है काफी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनते हैं। इस वजह से मैं इस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ, और यहाँ से इस तरह के जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, एवरीथिंग अराउंड अस इज सो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड, ऑब्वियसली दिस वर्ल्ड मस्ट हैव बीन क्रिएटेड बाय एन इंटेलिजेंट गॉड। क्या बोला जा रहा है? अपने आसपास देखिए, हमारे आसपास की हर चीज कितनी समझदारी से व्यवस्थित है। जाहिर है इस दुनिया को किसी बुद्धिमान ईश्वर ने बनाया होगा। तो यहाँ पर किस तरह की पॉलिसी का यूज किया गया है? हैस्टी जनरलाइजेशन है, बैगिंग द क्वेश्चन है, इक्विवेकेशन है, फिर स्लिपरी स्लोप है। तो गाइस देखो, यहाँ पर जनरलाइजेशन तो किया नहीं जा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता, है ना। इक्विवेकेशन में क्या होता है? जब एक ही शब्द को दो अलग अलग तरीके से यूज किया जाए, तो जब हम एक ही शब्द को दो अलग अलग मीनिंग में यूज कर लेते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप दो अलग अलग मीनिंग में यूज कर सकते हैं, जैसे साला होता है ना, साला। तो साला गाली भी है, अबे साले ऐसे बोलते हैं, जबकि साला जो है वो आपका रिलेशन भी होता है, वाइफ की बीवी को साला बोलते हैं। तो ये क्या है? गाली भी है और आपका ब्रदर इन लॉ भी है। तो इस तरह के जब कोई दो वर्ड वही है लेकिन दो दो अलग अलग स्टेटमेंट में यूज किया जा रहा है और उसकी मीनिंग सेम ली जा रही है अलग अलग ना लेकर के, तो उसको इक्विवेकेशन बोलते हैं। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है इस क्वेश्चन में। स्लिपरी स्लोप में क्या होता है कि जब हम एक के बाद एक स्लिपरी, देखो स्लोप का मतलब होता है ढलना, मतलब ऐसे ढलान सी है, ढलान बनती जा रही है, बनती जा रही है, मतलब सुबह नहीं उठोगे तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाओगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो आप एग्जाम में फेल हो जाओगे तो जॉब नहीं लगेगी, जॉब नहीं लगेगी तो शादी नहीं होगी, हाँ, कोई आपको अपनी बेटी नहीं देगा, है ना। तो ये क्या स्लिपरी स्लोप है, मतलब यहाँ पे चेन रिएक्शन सा बना दिया हमने, एक स्लोप बन जाता है, तो उसको स्लिपरी स्लोप। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी बैगिंग द क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही हम, आर्ग्यूमेंट के अंदर ही हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उसी आर्ग्यूमेंट के अंदर, मतलब आर्ग्यूमेंट आपने जो बोली है उसी को एज ए रेफरेंस दे करके आप आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हो। जस्ट लुक अराउंड योर सेल्फ, एवरीथिंग इज अराउंड अस इज सो इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड। आपने देखा कि आपके आसपास बहुत इंटेलिजेंटली ऑर्गेनाइज्ड चीजें, इसका मतलब इस वर्ल्ड को बहुत इंटेलिजेंट गॉड ने बनाया है। तो बात सही है हालांकि, लेकिन यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में बैगिंग द क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर हम प्रीमाइस में ही जो आपकी स्टेटमेंट है उसी के अंदर ही हम आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को एज ए रेफरेंस लेकर के, है ना। अब गाइस देखो, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल पॉलिसीज जो है मैंने एक्सप्लेन कर रखी है ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के अंदर, क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15, ये दो क्लासें मैंने ली है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो जितनी भी पॉलिसीज है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक एक पॉलिसी को मैंने बहुत ही डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ विद एग्जांपल समझाया हुआ है। तो क्लास नंबर 14-15 देख लीजिए, फ्री में अवेलेबल है YT पर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज करके है, इसी सीरीज की क्लास नंबर 14-15 आपको देख लेनी है। तो एक भी आपकी जो पॉलिसी छूटेगी नहीं, और एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप उसका आंसर इजीली कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है। तो ये जो सीरीज है इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में आप सभी को अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। गाइस हमारे लास्ट बैच के टॉपर हैं, तो आप भी इन्हीं की तरह टॉप कर सकते हैं इस बार, और इन्होंने हमसे स्टडी की थी लास्ट सेशन में। तो गाइस देखो, जैसे मैंने बताया कि अभी हमने शॉर्ट टर्म कोर्सेज आपको अवेलेबल करवाए हैं, तो विदाउट डिले किए हुए आप इनमें इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल्स पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट को डिजाइन इस तरीके से किया है कि मिनिमम टाइम में आप कंप्लीट कोर्स फिनिश कर लेंगे, है ना। इसके अलावा पेपर 1 का हमने 30 डेज कोर्स भी अवेलेबल करवाया है। दोनों की फीस में डिफरेंस इस वजह से क्योंकि इसके अंदर 100 मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जबकि इसके अंदर मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं है।
तो जो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं इनरोल कर सकते हैं। दोनों ही कोर्सेज जो है आपके एग्जाम टारगेटेड है, बस ओनली डिफरेंस इज मॉक टेस्ट। तो पेपर वन के अलावा हम आपको कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाते हैं, तो आप इसमें भी इनरोल कर सकते हैं। कॉम्बो कोर्स भी अवेलेबल है। दिसंबर 2026 के लिए भी हमने कोर्सेज अवेलेबल करवा दिए हैं 6 मंथ के, तो आप उसमें भी चाहे तो इनरोल कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। Thank you. Share this video with all 10 aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।